वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है वो आपको अब 1 मंथ में हो जाएगा। ठीक है, डेट शीट आपका 10 अक्टूबर के आसपास रिलीज भी होगा। तो हमारे पास से 1 मंथ आपके बच्चे में फेस्टिवल सीजन आपका चलेगा। दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी, दीपावली की छुट्टी, छठ की छुट्टी होगी। तो क्यों ना हम लोग रिवीजन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हुए हम लोग जो है टर्म 1 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर अप करें, जिसके लिए मैंने आज आपको मनी चैप्टर से आपका स्टार्टिंग करने का सोचा है। और वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही कम समय में एग्जाम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा ये कि बार्टर इकोनॉमी को हम लोग कौन से इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर ये होगा कि सर बार्टर इकोनॉमी को हम लोग C2C इकोनॉमी कहते हैं। अब बोलिएगा सर कि ये C2C इकोनॉमी क्या है, तो मैं बोलूंगा कि C2C इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर किसी को चावल चाहिए और किसी को अगर गेहूं चाहिए तो दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करके आपको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते थे। लेकिन उसका आपकी लिमिटेशन पड़ा कि जरूरी नहीं कि हमेशा डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट हो ही। बार्टर सिस्टम में स्टोर वैल्यू नहीं था, गुड्स का ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाती थी क्योंकि इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। उसके बाद कोई आपका फिक्स क्वांटिटी नहीं था जिसमें एक्सचेंज किया जाए, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज था। तो आपको क्या किया गया, बार्टर एक्सचेंज को रिप्लेस किया गया आपको मनी के साथ में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई कि बताइए कि बार्टर इकोनॉमी का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा कि बार्टर इकोनॉमी को हम लोग C2C इकोनॉमी के नाम से भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। और इसका लिमिटेशन कितना है आपका, 4 लिमिटेशन है। पहला डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट हो गया कि जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर हमेशा एक दूसरे पे क्या करे, एग्री करे। हमको अगर चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो जरूरी नहीं है कि अगले को क्या मिले, गेहूं ही आपको चाहिए। अगला लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन मेजर आपका नहीं है। वैल्यू मतलब क्या कि अगर ए के पास राइस है और बी के पास वीट है तो कितना केजी वीट देकर हम 1 केजी राइस ए से ले ले, ये आपका फिक्स नहीं है। और इससे जनरली क्या होता है, एक पार्टी आपका सफर करता है, एक पार्टी को कम मिल जाता है और एक पार्टी को आपको ज्यादा मिल जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है फ्यूचर का। क्यों? क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि अगर हम आज अगर मेरे पास अगर 1 किलो गेहूं है तो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करे उस दिन वो 1 किलो गेहूं का क्वालिटी सेम रहे जैसा आज था। और लास्ट आपका लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम लोग स्टोर तो कर नहीं सकते, ड्यूरेबिलिटी तो होती नहीं है। अगला बात करते हैं मनी। मनी है क्या, तो मनी इज एनीथिंग, मतलब जिस भी चीज को आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट में स्वीकार किया जाए। समझ में आया, किसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के एक्सचेंज का मीडियम, मेजर ऑफ वैल्यू हो जाए, स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाए एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, डेफिनेशन ऑफ मनी आपका कहलाता है। अब लीगल डेफिनेशन मनी का क्या है, देखो मनी बेसिकली 2 तरह का है, एक आपका लीगल टेंडर मनी है और एक आपका नॉन लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर के अंदर भी 2 है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर, एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब बोलोगे सर ये लिमिटेड लीगल टेंडर, ये अनलिमिटेड क्या है, तो बच्चों मैंने बोला कि जैसे क्वाइंस आपके लिमिटेड लीगल टेंडर है। क्यों? क्योंकि 1000 तक का क्वाइन कोई भी आपसे एक्सेप्ट कर सकता है कि 1000 तक का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कर लेगा एक्सेप्ट। लेकिन अगर 1000 के ऊपर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं और अगले को आप सिर्फ क्वाइन दे रहे हैं तो अगला डिनाई कर सकता है कि नहीं भैया अब हम क्वाइन आपसे नहीं लेंगे, और आप उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स में लिखा गया है, आपके लॉ में लिखा गया है क्वाइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत कि आप 1000 तक के क्वाइंस किसी को दे सकते हैं। अगर उसमें वो मना कर रहा है क्वाइंस लेने से तब आप उस पर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा का पेमेंट आपको क्वाइन में करना है तो अगला रिफ्यूज कर सकता है 1000 से ऊपर पेमेंट लेने में। और ये बात हमारे कानून में लिखी गई है। कौन सा कानून है? क्वाइनेज एक्ट 2011 में। अगला और आपका क्या, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब क्या कि कितना ही पेमेंट कर दो, पेपर करेंसी में कोई मतलब नहीं है। और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, तो नॉन लीगल टेंडर मनी जो होता है जैसे चेक हो गया आपका, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सारा आपका क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब ही क्या होता है कि इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ये आपको क्या कहता है, ये एक्सेप्ट तो किया जाता है लेकिन कोई इसके लिए लीगल बाउंडेशन नहीं है। अगर हम किसी आपको अगर चेक फाड़ के देंगे तो आप चेक लेने से मना कर सकते हैं और हम इसके लिए आप पे केस आपको क्या है, नहीं कर सकते हैं। अगला
आपका टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये बताइए कि मनी सप्लाई में आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कौन हेल्ड करता है, तो आप बोलेंगे सर पब्लिक करती है। और कैसे, तो एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वर्ड आ रहा है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इससे क्या अभिप्राय है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से, मतलब मनी सप्लाई आपका कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि स्टॉक में क्या होता है, हम लोग पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, आपको रिसर्च करते हैं, उसी पे हम लोग बात करते हैं पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मनी सप्लाई क्या होता है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कौन हेल्ड करके रखता है, आपका आपकी पब्लिक हेल्ड करके रखती है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगला कहता है कि यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दो बात है। पब्लिक का मतलब होता है मनी यूजिंग सेक्टर, जो पैसे को आपको यूज कर रहा है। और पैसे को यूज कौन करता है, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, मनी यूजिंग सेक्टर की मनी क्रिएटिंग सेक्टर। तो आप बोलेंगे सर ने पढ़ाया था मनी यूजिंग सेक्टर। और मनी यूजिंग सेक्टर में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। और मनी क्रिएटिंग सेक्टर में कौन कौन आते हैं, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। क्या आता है आपका, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएट करता है, और उस मनी को यूज कौन करता है, आपका इंडिविजुअल और आपके बिजनेस फर्म। तो पब्लिक कौन है आपका, पब्लिक आपका मनी यूजिंग सेक्टर है, आपका मनी क्रिएटिंग सेक्टर पब्लिक नहीं है। अगला, मनी सप्लाई का कंपोनेंट बेसिकली इतना है, दो कंपोनेंट है मनी सप्लाई का। पहला है करेंसी विद पब्लिक, मतलब लोगों के पास जो आपका पैसा है, मतलब पेपर नोट कॉइन जो आपके पब्लिक के पास है, वो आपका कहलाता है करेंसी विद पब्लिक। हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्या, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या कहता है आपका, किसका कंपोनेंट कहता है आपका, मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्या है, तो पहला आपका है करेंसी विद पब्लिक। पहला क्या है आपका, करेंसी विद पब्लिक, उसमें पेपर नोट और कॉइन होता है। और दूसरा आपका जो है, अच्छा एक और बात, करेंसी मनी को हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं, या उसको हम लोग लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। फिएट मनी मतलब क्या होता है कि सरकार की तरफ से उसको आदेश मिला है मनी की तरह एक्ट करने का, इसलिए करेंसी मनी को फिएट मनी भी कहा जाता है और आपका लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। तो मनी सप्लाई का पहला कंपोनेंट क्या है, करेंसी विद द पब्लिक। तो क्या होगा आपका उसमें आप करेंसी मनी को हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं और आपका लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। अगला, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी आप पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक के पास आपका पैसा जमा करती है, वो आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कहता है। कि जैसे मैं बैंक गया और मैंने 1000 रुपया जमा किया, तो मैंने डिमांड डिपॉजिट विद बैंक किया, और मैं जब जाऊंगा चेक के थ्रू वो पैसा आपको क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। अगला बात है कि आपका कौन सा डिपॉजिट इंक्लूड होता है, तो आपका आंसर आएगा नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है और इंटर बैंक डिपॉजिट आपका एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, तो आपका आंसर आएगा कि आपका नेट डिमांड डिपॉजिट आपका इंक्लूड होता है और आपका इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है, इंटर बैंक मतलब क्या होता है, एक बैंक दूसरे के बिहाफ पे पैसा जमा कर रही है, तो वो मनी तो पब्लिक का नहीं है, जो पब्लिक का मनी होगा वही इंक्लूड होगा मनी सप्लाई में। तो डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक में बैंक में आपका सिर्फ आपका नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है और आपका इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। क्या सर टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में, हम बोलेंगे नहीं, टर्म डिपॉजिट को आप लोग मनी सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड आपको नहीं करते हैं। अब बोलोगे सर कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाइएगा, तो हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 1967 से 1968 के बीच में सिर्फ आपको कितने, दो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई थे, M1 M2, मतलब सिर्फ नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई आपका था। लेकिन 1977 के बाद आपके 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आ गए, M1, M2, M3, M4। मतलब 1968 तक आपके 2 मेजर्स थे और 1977 तक 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई आ गए। अभी आपका M1 क्या होता है, तो M1 में क्या क्या इंक्लूड होता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, मतलब आम जनता के पास जो आपका करेंसी नोट और कॉइन्स है वो, उनके पास जो कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट है वो, और आपका तीसरा कहता है अदर डिपॉजिट विद RBI। पहला क्या हो गया M1 में कि जो भी करेंसी और कॉइन आपका पब्लिक के पास में है वो, दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आ गया कि कमर्शियल बैंक के पास कितना हम डिमांड जाके डिपॉजिट जमा किए हुए हैं, और तीसरा आपका अदर डिपॉजिट विद RBI आ गया। ठीक है, अब कहता है यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे कहता है कि अदर डिपॉजिट विद RBI इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, BTC। However, it doesn't include deposit of Indian government and commercial bank with RBI। मतलब कि RBI में इंडियन गवर्नमेंट और आपका उसका पैसा नहीं रहता है,